तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं हूं राम और आज मैं आपके लिए लाया हूं अंजाम इश्क पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने जाना कैसे अंकिता और ऋषभ की तीखी नोकझोंक के बीच अंकिता को ऋषभ का सच पता चलता है और वो उसको चाहने लगती है, और ऋषभ भी अपने पिता के सारे कातिलों का पता लगा के मार चुका है। अब बस एक ही मेन बचा हुआ है। तो आइए जानते हैं क्या ऋषभ उसका पता लगा पाया या नहीं। अब क्योंकि अंकिता का बर्थडे आने वाला था, ऋचा ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया और एक लॉकेट भी बनवाया जिसमें उसकी माँ और उसकी फोटो थी। पर वो लॉकेट ऋचा के पापा भी देख लेते हैं और अंकिता की माँ को देखते ही वो पहचान जाते हैं कि ये उनकी पहली बीवी है। तब वो ऋचा से अंकिता के घर का एड्रेस पूछते हैं और फिर वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। तो फिर अंकिता के घर पहुँचते हैं और अंकिता की माँ दरवाज़ा खोलती है तो सामने से अपने एक्स हस्बैंड को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो अंकिता के बारे में पूछते हैं तो अंकिता घर पे नहीं होती है। फिर वो बोलते हैं भले ही हम दोनों अलग हो गए हैं पर अंकिता तो हमारी बेटी है ना, मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर एक चेक और एक घर के कागज उनको देने लगते हैं। तो मम्मी जी मना कर देती हैं और बोलती हैं हमें आपके एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे इतने सालों से मैंने अपनी बेटी को पाला है, आगे भी पाल लूंगी। और इतने सालों में कभी आपको अपनी बेटी की याद नहीं आई तो उनके बीच ऐसी ही कड़वी बातें होती हैं। और फिर ऋचा के पापा वो चेक और कागज वहीं टेबल पर रखकर चले जाते हैं। अब अंकिता ऋषभ के साथ बाहर होती है। फिर ऋषभ उसके लिए आइसक्रीम लेने जाता है तो इतने में कुछ लड़के उसको छेड़ने लगते हैं और अंकिता को गंदे गंदे कमेंट्स पास करते हैं। तभी पीछे से ऋषभ आ जाता है और अंकिता देख लेती है कि ऋषभ की आंखें लाल हो चुकी हैं। अगर उसे और गुस्सा आया तो वो सबके सामने वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो फिर झट से ऋषभ के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोलती है चलो हम यहाँ से चलते हैं। पर ऋषभ उन लड़कों को घूर रहा होता है तो अंकिता ऋषभ को कंट्रोल करके वहाँ से ले जाने लगती है। तभी पीछे से एक लड़का अंकिता के बालों को छूने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है ऋषभ मुड़कर उसका गला पकड़ लेता है और उसके चेस्ट पे इतना जोर से मारता है कि उसकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं। वो दोबारा उठ ही नहीं पाता। फिर अंकिता उसके गाल पे हाथ लगा के सहलाती है और बोलती है प्लीज चलो ऋषभ। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर ऋषभ अंकिता को घर ड्रॉप करने जाता है तो वहाँ लॉक लगा होता है। तब अंकिता अपनी मम्मी को कॉल करती है तो कॉल ऋचा उठाती है तो अंकिता थोड़ा डर जाती है और पूछती है मेरी मम्मी कहाँ है। तो ऋचा उसको बोलती है जल्दी से मेरे घर आ जाओ, फिर बताती हूँ। तो अंकिता ऋषभ के साथ जल्दी से ऋचा के घर जाती है। तो जैसे ही वो अंदर जाती है वो देखती है कि सबने उसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान करी थी और उसकी माँ भी वही है। तब वो मौका देखकर धीरे से अपनी माँ से पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रही हो। तो उसकी माँ बोलती है हाँ बेटा मुझे सब कुछ पता है, पर मैं यहाँ हूँ क्योंकि ऋचा मुझे बार बार फोर्स कर रही है और मैं उसे अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताना चाहती, तो फिर मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। फिर ऋचा अंकिता को रूम में लेके जाती है और बढ़िया से रेडी करके लाती है। तो अंकिता बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है और ऋषभ उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। फिर सब पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और ऋषभ अंकिता को धीरे से बाहर निकाल ले जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। फिर उसे रिंग पहनाता है और तब तक अंदर से गोली चलने की आवाज आती है तो अंकिता डर कर अंदर जाने लगती है, पर ऋषभ उसे खींच लेता है और बोलता है तुम मत जाओ। पर अंकिता बोलती है मेरी माँ अंदर है और तभी अंकिता की माँ की चीख सुनाई देती है। फिर दोनों भागकर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अंकिता के पापा और मम्मी दोनों को गोली लगी है। फिर ऋषभ गुस्से में चिल्लाता है किसने अंकिता की माँ को गोली मारी, ये प्लान में नहीं था। तब अंकिता शॉक होकर उसकी तरफ देखती है और पूछती है क्या प्लान, और अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। फिर ऋषभ अपने आदमियों को बोलता है अंकिता की माँ को हॉस्पिटल लेके जाने को, तो अंकिता भी पीछे जाने लगती है। ऋषभ उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और बोलता है तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, तुम यहीं रुको, तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होगा। तो अंकिता ऋषभ को एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है तुम एक राक्षस हो, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तो ऋषभ बोलता है तुम्हारी मम्मी ऋचा के बाप को बचाने के लिए बीच में आई, मैंने उसको मारने बोला था, उसने मुझसे मेरी फैमिली छीन ली, मेरे माँ और पापा को मार दिया, मैंने तुम्हारी माँ को मारने नहीं बोला था पर वो बीच में आ गई। तब अंकिता बोलती है मुझे मेरी माँ के पास जाना है और धक्का देके जाने लगती है। तब ऋषभ उसको पकड़ लेता है और बोलता है तुम वहाँ नहीं जा सकती। फिर भी वो जाती है और तब ऋषभ भी अब वहाँ से सीधे अपने माँ पापा की कब्र के पास जाके उनसे बात करता है कि मैंने आपके कातिलों को मार दिया है। तब वहाँ एक ओल्ड वैम्पायर आता है और ऋषभ को बोलता है तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अभी तुम्हारे माँ पापा के कब्र पर जो फूल तुमने लगाए थे वो अभी नहीं खिले हैं। तब वो ऋषभ को समझाता है वैम्पायर की कब्र पर फूल खिलने का मतलब है कि अब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, जब तक वो फूल नहीं खिलता मतलब उनका कुछ काम बाकी है।
फिर ऋषभ सोचता है कि उसने तो सारे कातिलों को मार दिया है, अब कौन सा काम बचा हुआ है। उसे अंकिता का ख्याल आता है और वो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है। तो वहाँ पहुँचते ही उसे ऋचा मिलती है और ऋचा उसे देखते ही गुस्से में उसको मारने लगती है और पूछती है मेरे पापा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, और वो उसको बताता है कि मेरे माँ बाप की कातिल हैं ये सब। तब वो पूछता है कि अंकिता कहाँ है, तो ऋचा बोलती है अभी तो तुम्हारे आदमी उसे उठा के ले गए हैं, अब क्या उसको भी मार दोगे, खूनी हो तुम। और वही घुटनों पर बैठकर रोने लगती है। तब ऋषभ को एक कॉल आता है और सामने से एक आदमी बोलता है अगर अंकिता को जिंदा देखना चाहते हो तो बताए गए एड्रेस पे आ जाओ। तब वो वहां जाता है और वहां जाते ही ऋषभ एक जाल में फंस जाता है और उसे वो लोग पैर से उल्टा लटका देते हैं। अब ऋषभ को सब बहुत मारते हैं, उसका सिर फोड़ देते हैं और लोहे की जंजीरों से हाथ बांधकर खींचते हैं, इतना तड़पाते हैं। फिर ऋषभ बेहोश हो जाता है तो उन सबको लगता है कि वो मर गया। तब वो किसी को कॉल करके बताते हैं कि आपका काम हो गया है। और फिर वहाँ एक आदमी आता है, उसने मास्क पहना है और वो जोर जोर से हंसता है, बोलता है तेरे हाथ मेरे गले तक पहुंचे, इससे पहले तेरा मरना बहुत जरूरी था भतीजे। और फिर वो अपना मास्क निकालता है। तब अंकिता उसको देखती है और वो चौंक जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि ऋषभ के अंकल थे। फिर अंकिता बोलती है आपने ऋषभ के पापा को मरवाया, पर क्यों? तब वो जवाब देते हैं कि हर चीज में खुद आगे हो जाता था, मुझे हर वक्त छोटे होने का एहसास होता था, और आखिर इतना बड़ा एम्पायर है, मैं ऐसे कैसे छोड़ देता, मुझे भी गद्दी चाहिए थी। और फिर इतना बोलकर अंकिता को एक थप्पड़ मारता है और ऋषभ को बोलता है तेरे बाप को मारा तब तो तू नहीं था, अब तेरी मासूका को भी मार के तुम दोनों को तुम्हारे बाप के पास भेज दूंगा। और अंकिता के पेट में चाकू घुसा देता है। फिर अंकिता इतनी जोर से चीखती है कि उसकी चीख सुन के ऋषभ को होश आ जाता है और वो अपने अंकल को देख के बोलने लगता है कि अंकल आप आ गए, अंकल इन सबको छोड़ना मत। तब तक अंकिता बोलती है ऋषभ यही तुम्हारे माँ बाप के आखिरी कातिल हैं, ये सब इसके ही आदमी हैं। फिर अंकल अंकिता का सर दीवार में मारता है और अंकिता वहीं गिर जाती है। फिर एक आदमी ऋषभ के गले पर तलवार से हमला करने की कोशिश करता है तो ऋषभ अपने आज तक के सबसे खतरनाक रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी तलवार को पकड़ के उसके ही पेट में डाल देता है। फिर अपने पैर का जाल काट के उन सबको मारता है और एंड में अपने अंकल को बोलता है क्यों मुझसे मेरे माँ बाप का साया छीन लिया, आखिर क्यों? अब उसका अंकल भी अपने असली रूप में आ जाता है और फिर उन दोनों के बीच बहुत बुरी फाइट होती है। ऋषभ उसको बहुत मारता है और उसके गले को मोड़ के तोड़ देता है, फिर उसकी कमर भी तोड़ देता है और अपने नाखूनों से फाड़ कर उसका दिल खींच लेता है और बाहर निकालकर दबाकर फोड़ देता है। फिर अंकिता को लेके जल्दी से हॉस्पिटल जाता है जहां उसे एक और बात पता चलती है कि अंकिता प्रेग्नेंट है। फिर सब कुछ ठीक होने के बाद अंकिता और ऋषभ की शादी हो जाती है और ऋचा जो कि एक तरीके से अंकिता की बहन है उसे अपनी बहन मानकर उसको लाइफ टाइम हेल्प करने को बोलता है क्योंकि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं थी। तो ऋषभ उसकी जिम्मेदारी उठाता है। इस तरीके से हमारा हीरो अपने इश्क और बदला दोनों को अंजाम तक पहुंचाता है और यहाँ से हमारी कहानी अंजाम इश्क की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि कहानी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और सबसे ज़रूरी मेरी कमियों को ज़रूर बताना ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं और आगे आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां लाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।